हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो भी बाकी के वीडियोस की तरह बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ड्राइंग के साइड में लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट नोट्स होता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं कि जब भी ड्राइंग में हम लोग कंसिडर करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ हो गया, अगर कैंटिलीवर बीम है तो कहाँ से क्या पकड़ना है, क्या कंडीशन रहती है, माइल्ड मॉडरेट, वो सब के बारे में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखे रहते हैं जो हम लोग को फॉलो करना ही है। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है ना, वो उसी जगह से पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आईएएस कोड से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई होती है। आज वही चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। देखिए, ये जो ड्राइंग रहता है इसके साइड में यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ रहता है, और ये नोट्स में आईएएस कोड से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई रहती है जिसको आपको पता होना चाहिए। और मैं बहुत बार जो इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाता हूँ ना, मैं यहीं से ले लेके सवाल आप लोग से पूछता हूँ ताकि वो सब आपको फ़ायदा दे पाए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पूरा देखो, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। तो आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए एकदम साइट ओरिएंटेड नॉलेज को सीखने के लिए। तो शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग से एक सवाल पूछा था, चलिए सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक पाइल है जिसका डाया है 600 mm, लेंथ है आपका 28 मीटर और उसका आपको कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालना है। ये क्वेश्चन इसी प्रोजेक्ट से था जो ड्राइंग में आपको समझा रहा हूँ उसी से निकाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ये था, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये डाया है तो रेडियस आपका हो जाएगा 300 mm। 300 mm को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा मीटर में तो हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। तो पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, आर स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर और 28 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी 7.9 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसको देख लीजिए। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। इस तरीके से क्या होता है कि आपका भी इंगेजमेंट बना रहता है, यहाँ पे आप लोग का भी इंटरव्यू के लिए तैयारी यहाँ पे होता रहता है। छोटा छोटा चीज़ जो है ना वो बहुत काम का हो सकता है। बहुत बार इंटरव्यू में जाओगे, क्या पता यहीं से सवाल कुछ फंस जाए, ठीक है। इसलिए ये सब देना चाहिए, इसमें एक्टिव रहना आप लोग को बनता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो कर लीजिए। मेरे वेबसाइट पे जाके आप लोग नोट्स वगैरह को पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही वेबसाइट है। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में देखिए, हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में देखिए। दोनों ही वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, पिंटरेस्ट, फेसबुक पेज, सब जगह मैं एक्टिव रहता हूँ। सब जगह आपको नोट्स मिलते रहते हैं, तो वो सब जगह आप अपने हिसाब से फॉलो कर लीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और एक एक करके मैं यहाँ पे नोट्स आपको समझाने वाला हूँ। जो आप यहाँ पे नए हैं, मैं आप लोग को बता दूँ, मैं पाइल के ऊपर ड्राइंग बना चुका हूँ कि पाइल फाउंडेशन हो गया, चाहे वो बेसमेंट का है, नॉन बेसमेंट का है, टेस्ट पाइल हो गया, या इंडेक्स प्लान जो होता है पाइल फाउंडेशन का, उसको कैसे स्टडी करते हैं, ये सभी पे मैंने वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये नोट्स आप देख रहे हो ना, ये ऊपर में जो सेक्शन वाला नोट्स है इस पर भी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है। सभी चीज़ के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं इन सारे नोट्स के बारे में, ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, बेसिक रेफरेंस कोड। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग को अपने ड्राइंग में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, तो आप अपना ड्राइंग जो कैड फाइल है वो मुझे आप मेल कर सकते हैं civilengineeringofficial@gmail.com पे। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस पर आप अपना ड्राइंग भेज दीजिए, मैं उसको स्टडी करके आप लोग को समझा दूंगा। तो देखिए, नंबर 1 बेसिक रेफरेंस कोड, मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन कराएंगे, जो भी काम करवाने वाले हैं, तो बेसिक रेफरेंस कोड हम लोग को कहां से लेना है। मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम लोग कहां से इसको कंसल्ट करेंगे। आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से पहले बात कीजिएगा। अगर बाई चांस छोटा मोटा कोई बात है फिर तो आप कौन सा कोड यहाँ पे फॉलो करोगे, या आपके साइट पे जो ड्राइंग आ रही है वो किस आईएस कोड को फॉलो करके बनाया गया है। IS 456-2000, IS 1893 2002 का पार्ट 1 और देख सकते हो 13920, ठीक है। ये 3 आईएस कोड को फॉलो करके ही ये ड्राइंग यहाँ पे ये बना गया है। ये मैं इस
के लिए बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्टडी करके जो ड्राइंग समझा रहा हूँ। आपके वहाँ पे हो सकता है कुछ और भी वहाँ पे एक्स्ट्रा फॉलो किया गया हो, वो भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा। समझ में आ गया? तो कुछ भी आपका कंफ्यूजन रहता है ना, कौन सा इस कोड देखना है, मैं इसके हिसाब से समझा रहा हूँ। हमें ये ड्राइंग को फॉलो करने के लिए कौन सा इस कोड देखना है, 456 1893 का पार्ट 1 और 13920। समझ में आ गया? ये हो गई पहला पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, ड्यू केयर शैल बी टेकन टू असर्टेन दैट रिक्विसाइट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज गेन्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ डी शटरिंग। इट शैल कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ क्लॉज नंबर 11.3 ऑफ IS 456/2000। तो ये डी शटरिंग जो करेंगे हम लोग, कोई भी हम लोग शटरिंग खोल रहे हैं, चाहे बीम का साइड खोल रहे हैं या कॉलम का साइड खोल रहे हैं या सॉफिट बीम का सॉफिट खोल रहे हैं या स्लैब का सॉफिट खोल रहे हैं, तो ये सब हम लोग अपने मन से कोई भी दिन खोल देंगे क्या? नहीं, ये सब डिपेंड करता है। या आपका जो प्रॉप लगा हुआ है या जैक लगा हुआ है बीम के नीचे में, स्लैब के नीचे में, ये सब क्या अपने मन से हम लोग कभी भी खोल देंगे? नहीं, ये सब IS कोड आपको बोल देता है। कौन सा IS कोड बोलता है? 456। IS 456 का अगर आप क्लॉज नंबर 11.3 देखोगे अभी लेटेस्ट वाला, तो उसमें आपको वो सब चीज मिल जाएगा। पहले का टाइम में ना सिर्फ OPC सीमेंट के लिए ही दिया गया था, लेकिन अभी के टाइम में OPC या मिनरल एडमिक्सचर मिला हुआ जो सीमेंट होता है उसके, यानी कि PPC वगैरह हो गया, ये सब वो सब सीमेंट का भी दिया गया है कि अगर ये सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो कितने दिन पे आपको शटरिंग खोलना है, कितने दिन पे प्रॉप खोलना है, बीम का लेंथ इतना है तब शटरिंग कब खोलना है, लेंथ वाइज आपको सब चीज वहां पे मिल जाएगा। समझ में आ गया? स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, आर्चेस के लिए, ये सभी चीज वहां पे दिया गया है। तो क्लॉज नंबर आपको फॉलो करना है 11.3। ठीक है, ये बोल दिया स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की ये सब चीज को मान के ही आप काम करवाइएगा, वरना हम आएंगे साइट पे और देखेंगे कि काम नहीं करवा रहे हो तब तो हो गया आपका। ठीक है, वो क्लेम तो करेगा ही, फाइन तो लगाएगा ही, बहुत कुछ कर सकता है। जो PMC होती है, जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं, जो चेक करने आते हैं, उन लोग का पावर बहुत ज़्यादा होता है। गलत काम करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको समझना है IS कोड के बारे में, ये अगर आपको डिशटरिंग के बारे में, प्रॉप कब खोलना है, ये सब समझना है, तो मेरा ये वाला वीडियो जाकर देखिए, इसमें मैंने डिटेल में सब चीज़ समझाया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है 3 नंबर पार्ट्स में नॉमिनल कवर, मतलब हम लोग को कब कब कौन से मेंबर के लिए कितना कवर देना है, ये भी यहाँ पे हम लोग का एक ड्राइंग में बोल दिया गया है। बार बार आपको नहीं बोलेगा, ये हम लोग को यहीं से इस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये जो कवर हम लोग देंगे ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा वहाँ का जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, किस इन्वायरमेंट कंडीशन में हम लोग काम कर रहे हैं, वो माइल्ड है, वो मॉडरेट है, वो कि सीवियर है। समझ में आ रहा है ना? जैसे सीवियर में क्या होता है, कौन सा जोन आता है, जो पानी के कोस्टल एरिया जो होते हैं, जहाँ पे समुद्री पानी है या कोई नदी वगैरह रहता है, तो उसका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस ऐसा कुछ माना जाता है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया गया है कि आप कैसे कंसिडर करोगे कि कौन सा माइल्ड होगा, कौन सा मॉडरेट होगा, कौन सा सीवियर होगा, एज पर IS कोड 456। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरा ये वीडियो जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का जो क्लियर कवर होता है ना, वो इसी सब पे डिपेंड करता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सीवियर कंडीशन है, कोस्टल एरियाज है, तो वहाँ पे नूनापन, नमक वगैरह ये सब ज़्यादा आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा ना, वहाँ पे आपको क्लियर कवर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम्पल में हम लोग देख ले तो देखिए यहाँ पे जैसे फुटिंग में तो सेम है, अगर कॉलम में दिखा है तो देखिए माइल्ड में 40 दिखा रहा है, मॉडरेट में 40 दिखा रहा है, लेकिन सीवियर में 45 दिखा रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा कवर। इस तरीके से तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि नॉमिनल कवर जो लोग प्रोवाइड करते हैं RCC स्ट्रक्चर में, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। ये आपको जवाब देना है एज पर IS कोड 456। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले फुटिंग के लिए। तो हम लोग का जो यहाँ पे जो साइड है ना, ये हमारा मॉडरेट कंडीशन है। कैसे पता चल रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट इस ड्राइंग में दे दिया गया है। यहाँ पे नीचे देखिए बोल दिया गया है कि यहाँ पे ड्राइंग इज वैलिड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इट इज साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय आवर ऑफिस। जो हमारे पास हार्ड कॉपी आता है ना, उसमें स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का साइन किया हुआ रहता है, स्टंप मारा हुआ रहता है, और गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन का एक स्टंप मारा हुआ रहेगा। जब ये पूरा प्रॉपर रहेगा तभी वो वर्किंग ड्राइंग है, और उसको देख के काम करवाए हो, ठीक है, तभी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट मानेगा कि हाँ ये मेरा ड्राइंग है और उसी से काम हो रहा है। समझ में आ गया?
तो यहीं पे देखिए जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज करना था, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है इसमें M30 करना है, ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है Fe 500 TMT बार, और यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन क्या है, मॉडरेट। देखिए मॉडरेट लिख दिया गया है। अब यहाँ पे मॉडरेट दे दिया है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो भी कॉलम का काम करवाएंगे, जो भी फुटिंग का काम करवाएंगे, या जो भी हम लोग कॉलम बीम स्लैब जो भी यूज होने वाला है, स्टीयर वगैरह सब चीज हम लोग मॉडरेट के कंडीशन में यहाँ पे जो भी क्लियर कवर लिखा गया है ना उसी को पकड़ेंगे। मान लीजिए फुटिंग का काम करवा रहे हैं तो 50 पकड़ेंगे, कॉलम है तो हम लोग यहाँ पे 40 पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम में यहाँ पे कंडीशन है, जहां जहां कॉलम हो या शेयर वॉल हो गया, शेयर वॉल भी एक टाइप का कॉलम ही है, भले वो वॉल है, ठीक है, कैटेगरी में पड़ता है उसी का। तो अगर उसका विड्थ जो है, जो उसका शॉर्टेस्ट विड्थ, मान लीजिए एक कॉलम है मेरा 600 बाई 300, तो शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट विड्थ उसको कंसीडर कीजिएगा। अगर वो 200 से ज़्यादा mm का है तो हम लोग को जो क्लियर कवर यूज करना है कितना, 40 mm करना है, वही यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कॉलम एंड वॉल्स विथ विड्थ ऑफ 200 mm एंड बिलो हैविंग रेनफोर्समेंट डाया 16 mm एंड अबव। जो कॉलम एंड वॉल का जो विड्थ है वो 200 mm से कम है और उसमें जो रेनफोर्समेंट डाया यूज कर रहा है 16 mm, तो भी हम लोग को यहाँ पे जो क्लियर कवर यूज करना है वो 40 करना है मॉडरेट के केस में। लेकिन अगर हमारा कॉलम और वॉल का विड्थ जो है वो 200 से बिलो तो है, लेकिन उसमें जो रेनफोर्समेंट डाया है ना वो अगर 12 mm यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 12 mm, तो हम लोग वहाँ पे जो क्लियर कवर है वो 30 mm भी रख सकते हैं, 40 रखने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे बोल रहा है अगर मेरा 16 mm का सरिया यूज हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है तो क्लियर कवर हम लोग को 40 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा 12 है या 12 से कम है तो हम लोग को क्या करना होगा, क्लियर कवर 30 यूज करना होगा। यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोग को यहाँ पे नोट्स में पढ़ के समझना है और उसको निकालना है। यही सब क्लाइंट वगैरह क्या होता है ना, क्लाइंट वगैरह जो होते हैं वो साइड पे आके यही सब चीज़ चेक करते हैं, छोटा छोटा चीज़ यहाँ से निकाल लेगा और जाके बोलेगा ये तो सही नहीं है, सही करो, बस आपका हो गया। आप यही सब चीज़ आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखिए स्लैब में आपको यूज़ करना है 30 mm का, बीम में आपको यूज़ करना है 30 mm का, लिफ्ट वॉल में यूज़ करना है आपका यहाँ पे 40 mm का कवर। क्लियर हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए 2 स्टीरअप्स ऑफ बीम, देखिए यहाँ पे सभी में ब्रैकेट में की लिखा हुआ था, 2 लिंक्स ऑफ कॉलम, 2 स्टीरअप्स ऑफ बीम। इसका मतलब क्या बोलता है, हम लोग को क्लियर कवर जो बोलते हैं ना, हम लोग देखिएगा साइड पे मिस्त्री लोग जो होती है या कोई भी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग क्लियर कवर कहाँ से पकड़े। हम लोग कॉलम में क्या करते हैं, जो वर्टिकल बार होता है रेनफोर्समेंट बार, उससे क्लियर कवर को पकड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो लिंक होगा वर्टिकल बार के बाहर में हमारा स्टीरअप्स गया है, उस स्टीरअप्स के बाहर से आपको पकड़ना है 40 mm, ठीक है, पूरा क्लियर कवर जो भी दिया गया है। अगर बीम है तो बीम में मेरा जो बॉटम लेयर गया, टॉप लेयर गया, उसके बाद क्या होता है, ऊपर से मेरा रिंग पहना जाता है, रिंग के बाहर से बीम के आउटर फेस तक जो होता है। क्लियर हो गया, मतलब जो मेरा सबसे बाहर जो सरिया निकला होगा उससे हमको मापना है क्लियर कवर। समझ में आ गया, कोई भी मेरा मेन बार से या वर्टिकल एनफोर्समेंट बार से नहीं होता है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है। देखिए ये सब चीज का क्या मतलब है, ये सब चीज का मतलब क्या है कि कैसे हम लोग को नोट्स को पॉइंट बाई पॉइंट, फुल स्टॉप बाई फुल स्टॉप समझना है ना, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दुम पढ़ लेते हैं, मोटा पॉइंट पढ़ लेते हैं, इससे नहीं होता है। आपको फुल स्टॉप भी समझना है कि यहीं पे फुल स्टॉप क्यों दिया गया है, यहीं पे कॉमा क्यों दिया गया है, ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है फॉर मेन रेनफोर्समेंट up to 12 mm dia bar for mild exposure the nominal cover may be reduced by 5 mm for slabs and beams only। अगर आप काम करवा रहे हो माइल्ड एक्सपोजर में, यानी कि एक्सपोजर जो है वो आपका माइल्ड है, मॉडरेट नहीं है, माइल्ड है। वैसे मेरे केस में तो ये काम ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग को मॉडरेट लेके काम करना है, लेकिन मान लीजिए आप माइल्ड पे काम करवाते, अगर माइल्ड एक्सपोजर पे काम करवाते तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्लैब और बीम में अगर आपका जो मेन बार है, अगर मेन बार आपका 12 mm तक है या उससे कम है, तो हम लोग जो क्लियर कवर दिया गया था ना उसको 5 mm और घटा सकते थे। मान लीजिए देखिए यहाँ पे स्लैब में यहाँ पे 20 mm दिया गया है, माइल्ड वाले कंडीशन में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लैब के कंडीशन में 20 mm दिया गया है, तो हम लोग इसको 20 की जगह 15 mm भी कर सकते थे अगर वो माइल्ड कंडीशन होता और उसमें जो रेनफोर्समेंट बार है, मेन रेनफोर्समेंट बार, वो 12 mm या उससे कम का होता। तो समझ में आ गया, ये यहाँ पे डिजाइन पर्पस से लिखा गया है, लेकिन हमारे लिए काम की नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडरेट को फॉलो कर रहे हैं। चलिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है बीम्स विद डेप्थ मोर देन 750 mm प्रोवाइड साइड फेस रेनफोर्समेंट। ये 456 का बहुत ही फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम लोग
जब भी फुटिंग का काम करवाते हैं तो फुटिंग का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये सब हो सकता है। तो ये फुटिंग हो या बीम हो, कोई भी केस में अगर आपका डेप्थ है वो 750 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग को साइड फेस रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जहाँ जहाँ मेरा बीम 700 या उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है बीम विथ डेप्थ मोर देन 750, मतलब यहाँ पे 750 के बराबर नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है जब जब 750 से ज़्यादा का आएगा तब तक हम लोग को साइड फेस रेनफोर्समेंट देना ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर में आता है, सब स्ट्रेटम शैल बी अप्रूव्ड फ्रॉम आवर ऑफिस बिफोर लेइंग पीसीसी। ठीक है, हम लोग पहले पाइल कर लेते हैं, पाइल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, उसका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो निकालते हैं, निकालने के बाद हम लोग पूरा सफाई वफाई अच्छा से करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को पीसीसी करना पड़ता है। पीसीसी क्यों करते हैं हम लोग, कैप के लिए एक फ्लैट बेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर हम लोग कैप को बैठाएंगे। तो पाइल को करके तोड़ने के बाद हम लोग को एक पीसीसी करना पड़ता है, और पीसीसी से पहले आपको क्या करना होगा कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को बुला के वो सबस्ट्रेटम पूरा एरिया पूरा दिखा देना होगा कि हाँ मेरा इस लेवल पे ये सब चीज़ खत्म हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको ऑफिस से अप्रूव करवाना पड़ेगा कि हम इस लेयर पे क्या कर रहे हैं, पीसीसी कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो भैया अभी बता दो। उसके बाद मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन एनी 2 लॉन्गिट्यूडुलर बार्स इन बीम इज 50 mm। ठीक है, हमारे बीम में बॉटम में बार जाती है ना, 2 बार 3 बार जो मेन बार जाती है, तो हर बार से एक बार का बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 50 में मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। समझ में आ गया, वही यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद ऑल लैब्स शैल बी स्टैगर्ड एंड नॉट मोर देन 50% बार्स टू बी लैब्ड एट एनी गिवन सेक्शन। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि स्टैगर्ड क्या है और जॉगल्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला वीडियो जाके आप देखिए, आपको डिटेल में समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्टैगर्ड क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉलम में हम लोग मिड पोर्शन पे लैब को डालते हैं। ठीक है, तो हम सारा लैब अगर एक ही जोन में डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक बार में नीचे लैब डालेंगे, एक बार में ऊपर लैब डालेंगे, उसके बाद वाले बार में नीचे लैब डालेंगे, उसके बाद वाले बार में ऊपर लैब डालेंगे। इसी को स्टैगर्ड कहा जाता है, मतलब एक में नीचे एक में ऊपर, एक में नीचे एक में ऊपर, इसी को स्टैगर्ड कहा जाता है। अगर आप एक ही लाइन में डाल देते, मतलब सेंटर लाइन से सब में नीचे लैब डाल देते, तो वो स्टैगर्ड नहीं होता। समझ में आ गया, उसी को स्टैगर्ड कहा जाता है। और यही बोलता है कि एक सेक्शन पे 50% से ज़्यादा लैप नहीं आना है। मतलब 4 बार है, 2 बार का लैप आप ऊपर डालिए, 2 का नीचे डालिए। 3 बार है तो 2 का ऊपर दीजिए, 1 का नीचे दीजिए। इस तरीके से आपको देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा, एक जोन में नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है। एक्चुअली में हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे कितना यूज़ करना है ना, वो चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे देखिए ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट दिया गया है, हमारे स्टील पे लिखा रहता है FE 415 का है, FE 500 है, FE 500D है, FE 600 है। ये सबको ग्रेड ऑफ स्टील कहा जाता है, वो आपके स्टील पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 स्टील दिखाया गया था, FE 415 और FE 500 TMT बार। ठीक है, साइड में यहाँ पे ग्रेड लिखा गया है M20, M25, M30, M35, M40 या उसके अबव में। तो हमारे कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को नीचे बोल दिया गया था कि M30 हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम लोग M30 वाले में आ जाएंगे। और हमारे यहाँ पे जो स्टील यूज़ हो रहा है वो भी बता दिया गया है कि FE 500 TMT बार यूज़ होगा। देखिए कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मेरा है M30 और ग्रेड ऑफ स्टील मेरा है FE 500 TMT बार। तो उसी के रिस्पेक्ट में देखिए मेरा डेवलपमेंट लेंथ क्या होने वाला है। यहाँ देखिए M30 और FE 500, मतलब यहाँ जाओगे तो 46D आ रहा है। तो जहाँ जहाँ M30 का ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ होगा, जहाँ जहाँ FE 500 यूज़ होने वाला है, वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ 46D यूज़ करेंगे, चाहे कॉलम में हो, चाहे वो फुटिंग में हो, चाहे कहीं भी हो। और ये स्टैगर्ड वाला भी जो पार्ट था ना, मैंने अभी आपको बताया है स्टैगरिंग को लेके, LD जो डेवलपमेंट लेंथ या लैपिंग जो भी है वो स्टैगर्ड होगा। और 50% ये सिर्फ कॉलम के क्षेत्र में नहीं है, आप स्लैब कर लो या आप रैफ्ट का फुटिंग कर लो, कोई भी फाउंडेशन है कहीं भी आपको यही पाइल में भी हो गया, आपको एक लेवल पे नहीं डालना है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को लेते हैं। और 46D मतलब डाया ऑफ बार, अगर 20 का बार है तो 20 × 46 कर दो। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को निकालेंगे इस यहाँ से। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, फॉर बंडल्ड बार LD शैल बी इंक्रीज बाई 10% फॉर 2 बार्स इन कॉन्टैक्ट, 20% फॉर 3 बार्स इन कॉन्टैक्ट और 33% फॉर 4 बार्स इन कॉन्टैक्ट।
कंस्ट्रक्शन साइट पे जब देखोगे ना, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मेरे पास अभी वो ड्राइंग नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा जब मैं कॉलम का सेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि जनरली मान लीजिए एक 500 बाई 500 का कॉलम है और उसमें मेरा मान लीजिए 4 मेरा सरिया जाने वाला है, 6 सरिया जाने वाला है, 8 सरिया जाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल बार को बैठा देते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एक करके ऐसे गोल गोल जो है बैठाया जाता है। लेकिन बहुत जगह क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, तो 2 बार को एक साथ ऐसे सटा के उठाया जाता है। एक कोना से 2 बार उठ रहा है, दूसरे कोना से 2 बार खड़ा हो रहा है, फिर उस कोना पे 2 बार खड़ा हो रहा है, फिर उस कोना से 2 बार खड़ा हो रहा है, एक साथ सटा के होगा ऐसे, ठीक है। सिंगल बार नहीं जाएगा, 2 बार को सटा के होगा। हो सकता है वो 3 बार भी हो, 1 बार, 2 बार और 1 बार, मतलब 3 बार को ऐसे ज्वाइंट करके एक साथ खड़ा हो रहा है, एक ही जगह पे 3 बार है, ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 बार्स की भी बात की गई है, बहुत जगह 4 बार को 2 बार, 2 बार को 4 बार एक साथ रहेगा और ये उठेगा ऐसे करके। तो ऐसे केस में क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब जब 2 बार एक साथ उठ रहा है ना, तो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, 10% इंक्रीज कर देंगे। जनरली हमारा मान लीजिए 46D था, ठीक है, तो इसका 10% और मान लीजिए, हम एग्जांपल के लिए मेरा 10 mm का सरिया है, तो 40-60 कितना हुआ, 460 mm, ठीक है। 10 अगर 2 बार ज्वाइंट करके जा रहा है तो हम लोग को कितना LD बढ़ा देना है, 10% बढ़ाना है। तो 460 का 10% कितना होगा, 46, तो 460 प्लस 46, उतना का आपको डेवलपमेंट लेंथ डालना है। उसी तरीके से अगर 3 बार कांटेक्ट में है तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, 4 बार है तो 33% आपको बढ़ाना पड़ेगा आपके डेवलपमेंट लेंथ का। तो डेवलपमेंट लेंथ तब 40-60 नहीं रह जाएगा, 40-60 प्लस जितना परसेंट उसका बढ़ाना है उतना बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया ना। वीडियो बड़ा हो रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट मैं पकड़ के समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे देख लो, ऑल बिल्डिंग शैल हैव द टाई बीम, प्लिंथ बीम एट ग्राउंड और प्लिंथ लेवल। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाई बीम, एक्चुअली टाई बीम तो सभी होता है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे डालें या हम लोग लिंटल लेवल में डालें, चारों तरफ से सबको टाई बीम ही कहा जाता है, क्योंकि वो सबको कॉलम को पकड़ के रख रहा है, इसलिए वो टाई बीम नाम है। ग्राउंड फ्लोर पे डालते हैं तो उसको हम लोग प्लिंथ बीम बोल देते हैं। तो उसको ही बोला है यहाँ पे कि प्रॉपर तरीके से आपको हर जगह डालना ही है। अगर ग्राउंड पे काम कर रहे हो तो आपका प्लिंथ बीम होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्ली ड्राइंग के अनुसार प्रोवाइड करना है, वही बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 देखिए, इफ फुटिंग्स ओवरलैप विद ईच अदर नेसेसरी डिवीजन शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑफिस। क्या बोल रहा है, हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाते हैं ना, तो गलती हो सकती है। पाइल का पॉइंट एकदम यहाँ पे दिया गया था, लेकिन करते करते देखा गया कि वो शिफ्ट हो गया, 50 mm 100 mm इधर उधर शिफ्ट हो गया। तो देखा गया कि कहीं पे ऐसा कोई कंडीशन आ रहा है जहाँ पे मेरा पाइल एकदम पास पास में है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग दिखाए तो देखिए, यहाँ पे एक फुटिंग है, यहाँ पे एक फुटिंग है, लेकिन करते वक्त देखा गया कि ये पाइल थोड़ा घसक के यहाँ पे आ गया, ये भी थोड़ा घसक के इधर में आ गया, और इस पे देखा गया कि मेरा फुटिंग जो है वो भी ओवरलैप कर रहा है, पाइल भी साइड बाई साइड अपना पोजीशन चेंज कर लिया गया है। तो अगर आपके साइड पे ऐसा गलती से भी होता है ना, तो अपने मन से हीरो मत बन जाना, अपने मन से काम को मत करवा देना। आपको प्रॉपर तरीके से उसका इसेंट्रिक ड्राइंग बनाया जाता है कि इनिशियल पोजीशन यहाँ था, यहाँ से एक्स एक्सिस में इतना घसका है, वाई एक्सिस में इतना घसक गया है। ये ड्राइंग बना के आपको क्या करना होता है, अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को मेल करना पड़ता है, या उनको साइड पे बुला लीजिए, दिखा लीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, हम लोग क्या इसको लेके काम करवा सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए कोई रेनफोर्समेंट को बढ़ा देना है, या कुछ भी करना है, या कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा कर देना है, कुछ भी करना होगा ना, वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको बताएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है, कभी भी फुटिंग, पाइल ये सब ओवरलैप करता है, आपस में टकराता है, कुछ भी हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, खुद से हीरो मत बनिएगा, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। डिजाइन इज वैलिड फॉर नंबर ऑफ फ्लोर्स एज इंडिकेटेड इन द ड्राइंग। बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी डिजाइन किया गया है, ये 12th फ्लोर के लिए मैंने आपको बताया था कि 12 तल्ला के लिए ये प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है ये सिर्फ उसी 12 तल्ला के लिए ही वैलिड है। अब मान लो आप 13 तल्ला 14 तल्ला बाद में पास करवा लिया और काम करवा दिया इसी के हिसाब से, तो नहीं चलेगा भैया। तब कुछ भी बाद में अगर काम चलवाते हो तो ठीक है, लेकिन कभी कुछ फेलियर हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, कोई कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, तब स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट सीधा हाथ उठा लेगा कि मेरा कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो फॉलो ही नहीं किया है, हम तो बोल ही दिए थे कि ये 12 तल्ला के लिए है। समझ में आ गया ना। तो कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप एक बार कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एट एनी लेवल वेयर कॉलम साइज गेट रिड्यूस्ड इन आइदर डायरेक्शन
टाई बीम, प्लिंथ बीम आर इसेंशियल। कहीं भी कॉलम आपका रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे आपको बीम मस्ट देना ही देना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, हमारा स्लैब लेवल जो रहता है ना, वहीं से हमारा कॉलम चेंज होता है। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 500 बाई 500 का कॉलम है, हो सकता है ऊपर वाले में 500 बाई 400 का कॉलम हो गया, तो ये स्लैब लेवल से जनरली चेंज होता है। और स्लैब लेवल में मेरा तो बीम आएगा ही। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि बीच में ही कॉलम, बीच ही वाले फ्लोर से 500 बाई 500 का कॉलम जा रहा था, 500 बाई 400 करके खड़ा कर दिए। नहीं, जब जब मेरा कॉलम का साइज रिड्यूस हो रहा है, हमको बीम प्रोवाइड करना है, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब क्या बोलूंगा, एकदम पक्का इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। फॉर कैंटिलीवर्स टॉप बार्स टू बी एंकर्ड बिहाइंड फ्रॉम एक्सटर्नल फेस ऑफ सपोर्ट फॉर एलडी और स्पैन ऑफ कैंटिलीवर विच एवर इज ग्रेटर। ये सब लैंग्वेज ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं एक एक चीज आपको तोड़ के समझा रहा हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक स्लैब है, अब स्लैब के साइड में क्या है, मेरा बीम है। अब उस बीम से एक प्रोजेक्शन मेरा निकल रहा है, या उस बीम से एक सीधा बीम निकल रहा है, मतलब मान लीजिए बालकनी आने वाला है। मान लीजिए ये मेरा एक स्लैब है, ठीक है, ये मेरा एक स्लैब है, स्लैब के यहाँ पे ये बीम है, ठीक है, और इस बीम से फिर एक बीम ऐसे ये निकल रहा है, ये बीम निकल रहा है, और बीच में ये मेरा बैल्कनी है, ठीक है। तो ये बीम से ये बीम निकल रहा है, ये मेरा कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में टॉप वाला बार जो आता है ना, उसको हम लोग को एक्स्ट्रा पीछे की तरफ ले जाना पड़ता है। मतलब देख लीजिए, यहाँ पे मेरा रेनफोर्समेंट तो रहेगा ही। मैं अगर एक ड्राइंग करूँ, यहाँ पे ये मेरा सरिया जा रहा है, ठीक है, ये सरिया यहाँ तक आया, उसके बाद यही सरिया मेरा क्या होगा कि ये बीम में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसी में एलडी करके हम लोग नीचे हुक झुला देते हैं ना, ऐसा नहीं करना है, हम लोग को इसको पीछे ले जाना है, ठीक है। अब ये बात है, मान लीजिए यहाँ तक गया। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि स्लैब में ये सरिया मेरा इतना पीछे तक जाएगा, कितना पीछे तक जाएगा, एक तो लिमिट होगा ना, हम लोग अपने मन से जितना तो नहीं ले जाएंगे। तो ये क्या बोलता है, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये जो बीम था, यहाँ पे ये वाला जो बीम है, इसका लेंथ आप पहले देख लीजिए। मान लीजिए ये बीम आपका 600 mm का है, 600 mm। तो हम लोग क्या जनरली साइड पे करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर 600 mm है, तो बीम के इस फेस से, ना कि ये फेस से, ये फेस से नहीं, ये वाले फेस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 600 लेके चले जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये पूरा सही नहीं है। एक्चुअली में क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, आपको दो चीज़ देखना है। मान लीजिए ये 10 का बार था, तो सबसे पहले 10 के हिसाब से आप डेवलपमेंट लेंथ निकालिए, कितना होगा, 460 होगा। 46D मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ, तो 10 का सरिया के लिए डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा, 46 × 10 कितना हो रहा है, 460 हो रहा है, ठीक है। ये एक मेरा पहला कंडीशन मिला। और एक कंडीशन क्या मिला कि ये जो बीम मेरा कैंटिलीवर बीम निकला था, इसका एक लेंथ था, तो दोनों में जो ज़्यादा होगा ना, उतना हमको यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए लेंथ था मेरा 500, लेकिन मेरा डेवलपमेंट निकला 46D, तो 500 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस फेज से 500 ले जाएंगे। तो मान लीजिए मेरा डेवलपमेंट लेंथ आता 600 और ये लेंथ रहता 500, तो हम लोग को 500 नहीं ले आना पड़ता, ये लेंथ नहीं ले आना पड़ता, हम लोग को 600 ले आना पड़ता। जो डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा है, विच एवर इज ग्रेटर, जो ज़्यादा रहेगा वो ले आना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन क्या रहता है ना, हम लोग इस फेज से ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं, हम लोग को ले जाना है बीम के इस फेज से। मतलब हम लोग जब बीबीएस करेंगे तो क्या करेंगे, ये लेंथ तो रहेगा ही, जो कैंटिलीवर बीम है ये वाला, ये लेंथ तो रहेगा ही, प्लस बीम का विड्थ रहेगा, प्लस एलडी या जो बीम का विड्थ है, प्लस एलडी या ये जो बीम का जो लेंथ मिला है, वो दोनों में से जो मैक्सिमम है, इस फेज से ले जाओगे पीछे में। समझ में आया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, फॉर कैंटिलीवर्स टॉप बार के लिए सिर्फ होता है, बॉटम बार के लिए नहीं, ठीक है, कि टॉप बार ही पीछे तक जाता है। टॉप बार्स टू बी एंकर्ड बिहाइंड फ्रॉम एक्सटर्नल फेस ऑफ सपोर्ट फॉर एलडी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ या स्पैन ऑफ कैंटिलीवर, यानी कि जो कैंटिलीवर था, कैंटिलीवर बीम था मेरा, अगर स्लैब रहता तो कैंटिलीवर स्लैब होता, जो भी, विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि एलडी और स्पैन में जो भी ग्रेटर होगा वो लेंथ हम लोग को बीम के बाहर से ले जाना पड़ेगा, उतना एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे है 13 नंबर, फायर रेटिंग कंसिडर यहाँ पे किया गया है 2 घंटे, 2 घंटे के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जो लिखा गया है ना, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट है ना, वो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कहा गया है। समझ में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारा टेक्निकल पॉइंट था जो कि आपको समझना है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो भी लास्ट तक समझे होंगे, जो बीच में छोड़ के चले गए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस किए होंगे। ये 12 नंबर वाला पॉइंट ना, यहाँ पे जितना भी पॉइंट था ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो जो लास्ट तक रुका वो इस चीज़ को समझा, नहीं जो नहीं रुका वो नहीं समझा, सीधी सी बात है। तो ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपना कमेंट करके शेयर करके जरूर जाइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए आज का सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो आज का सवाल है आप लोग के लिए, सॉफिट फॉर्मवर्क डिशटरिंग पीरियड फॉर बीम फॉर अदर देन ओपीसी सीमेंट। आपके साइड पे जो कंस्ट्रक्शन में बीम होती है, बीम का जो सॉफिट में, मतलब ये देख लीजिए बीम के जो नीचे में ये जो तल्ली लगा हुआ है ना, इसको हम लोग कब खोलेंगे? जब उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो सीमेंट यूज़ किए हैं वो ओपीसी सीमेंट नहीं है, अदर देन ओपीसी सीमेंट, यानी कि जो मिनरल एडमिक्सचर मिला हुआ रहता है ना, या उसमें फ्लाई ऐश यूज़ हो रहा है या स्लैग यूज़ हो रहा है, पीपीसी सीमेंट हो गई, मिनरल एडमिक्सचर इसमें मिक्स किया हुआ है, यानी कि ओपीसी नहीं है, तब कितने दिन पे आप उस फॉर्मवर्क को खोलोगे एज पर IS कोड 456? ऑप्शन है आपका 21 डेज, 14 डेज, 7 डेज, 10 डेज। तो जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।